पहले पढ़ रहे थे फ्रैक्चर, तो आज अपन नेक्स्ट फ्रैक्चर पढ़ेंगे जो कि है शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस से एक बोन होती है जो कि अपर लिम्ब में अपन को देखने को मिलती है, तो उसके जो शाफ्ट होता है ना उसका फ्रैक्चर। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ह्यूमरस प्रेजेंट है और यहाँ पर जो इसका बीच वाला जो ऐसा लाइन दिख रही है, मतलब पूरा जो ये एरिया है इसे अपन कहते हैं शाफ्ट, और दोनों तरफ इसके एंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हेड प्रेजेंट होता है और यहाँ पर नीचे की साइड लोअर एरिया पे यहाँ पर मीडियल एपिकोंडाल मीडियल साइड प्रेजेंट होती है और लेटरल एपिकोंडा जो कि लेटरल साइड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है जिसका मेन रोल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टोइड है उसका इंसर्शन होता है। उसके बाद ये पूरा एक ह्यूमरस है, इसके अलग अलग एरिया बताया हुआ है। यहाँ पे एनाटोमिकल नेक प्रेजेंट होती है, यहाँ पर सर्जिकल नेक प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लेसर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से पूरी ह्यूमरस है जिसका नेमिंग अपन ने की हुई है। तो यहाँ पर जो ये शाफ्ट जो प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इस फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन को क्या होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर है जो कि अपन को ह्यूमरस में देखने को मिलता है। ये एट एनी एज, किसी भी एज में अपन को देखने को मिल सकता है। और ये किस कारण से होता है, ये कौन से फोर्स के कारण से होगा, वो होगा ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग फोर्स के कारण अपन को देखने को मिल सकता है ह्यूमरस का फ्रैक्चर। और उसके बाद ये किस तरह से हो सकता है, जब अपन आउट स्ट्रेच हैंड से अगर गिरते हैं तो उस कारण से अपन को हो सकता है। आउट स्ट्रेच हैंड की अपन ने काफ़ी बार बात कर ली कि किस तरह से पेशेंट गिरेगा। या तो मान लो पेशेंट है जो इस तरह से गिरा है कि इसके दोनों जो हैंड है वो फर्श को टच कर रहे हैं, या फिर वो इस तरह से गिरा है कि इसका शोल्डर फर्श को टच कर रहा है, तो उस कारण से अपन को ये फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट इंजरी टू आर्म पर डायरेक्ट इंजरी हो के कारण भी, मान लो किसी ने इस जगह पे मारा या फिर किसी डंडे से वगैरह से मारा, क्योंकि लड़ाई वगैरह होती है तो उस कारण से चोट लग सकती है आर्म पर डायरेक्टली, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ गया, रोड एक्सीडेंट, तो उस सब कंडीशन में अपन को ये सब देखने को मिल सकता है। तो अपन इसके फ्रैक्चर को आगे पढ़ने से पहले अपन इसकी एनाटॉमी देखेंगे कि यहाँ पर क्या मतलब ह्यूमरस बोन क्या होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किस तरह की होती है, तो ये बात करेंगे। ये एक टिपिकली लॉन्ग बोन है, अपन देख सकते हैं कि एक लॉन्ग बोन है ये ह्यूमरस जो कि अपर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। इसका जो अपर हाफ होता है ना, सांप का जो अपर हाफ जो पार्ट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अपन देख सकते हैं यहाँ पे बेलनाकार जैसा शेप देखने को मिल सकता है। उसके बाद ही फ्लैट होती है लोअर हाफ एरिया पर। लोअर हाफ मतलब जो नीचे वाला एरिया है और अपर हाफ मतलब जो ऊपर वाला एरिया है। तो लोअर हाफ का जो अपन को फ्लैट देखने को मिलेगी कौन से एरिया में, एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में अपन को ये फ्लैट देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर एक डेल्टोइड मसल भी होती है जो कि इस जगह पे अपन देख सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर भी देखा था कि यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर अपन देख सकते हैं ऑन द एंट्रोलेटरल सरफेस ऑफ द बोन। ये बोन के एंट्रोलेटरल सरफेस है, जस्ट प्रोक्सिमल टू इट्स मिडल थर्ड। ठीक है, तो इस जगह पे इसका इंसर्शन होगा। ठीक है, और इसका ओरिजिन हो रहा है इधर ऊपर की तरफ क्लेविकल पर। तो ये इसका लेटरल एंगुलेशन है। ये फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब ये फ्रैक्चर नहीं है, मतलब अपन तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। मान लो आप ये ह्यूमरस इस तरह से, आप फ्रैक्चर पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि ये आगे क्या होता है। यहाँ पे एक रेडियल नर्व भी होती है जो कि यहाँ से ऐसे निकलती है। यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट होता है जहाँ से रेडियल नर्व निकलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टीरियर सरफेस इज क्लोज्ड ओब्लिकली। पोस्टीरियर सरफेस में क्लोज्ड ओब्लिकली बाय द स्लो वन ग्रूव फॉर द रेडियल नर्व। यहाँ पे एक स्लोन ग्रूव प्रेजेंट होता है अपने बोला जहाँ से रेडियल नर्व निकलती है। तो अगर मान लो यहाँ पर फ्रैक्चर होगा ना, तो ये रेडियल नर्व भी इसके अंदर इंक्लूड होगी और इसकी भी इंजरी अपन को देखने को मिल सकती है। इसकी इंजरी होगी तो डिस्ट्रोप वगैरह अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है सराउंडेड मसल्स। यहाँ पर काफ़ी सारी मसल्स अपन को देखने को मिलती है। यहाँ पे ह्यूमरस के आसपास जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टोइड मसल, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होती है, ज़्यादा बल्कि वो मसल्स होती है। ठीक है, तो इसके क्लिनिकल रिलेवेंस है। इन इंसिडेंस ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर इज लो, क्योंकि जो फ्रैक्चर होगा ना वो लो होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी मसल्स रहती है ना, इस कारण से। क्योंकि बोन्स तो मसल्स के मतलब जो मसल्स होती है ना बोन के आसपास होती है, तो बोन बीच में रहते हैं, तो वो ये तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करती है बोन को, मसल्स। उसके बाद
यूनियन फ्रैक्चर अर्ली, अगर मान लो तो फ्रैक्चर हो गया है तो उसका यूनियन जल्दी हो जाएगा और जल्दी जुड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी मसल्स है और वहाँ पे काफ़ी सारी मसल्स होने के कारण वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है ना वो भी ज़्यादा है, तो इस कारण से उसकी जो फ्रैक्चर की हीलिंग है ना वो जल्दी होगी। सम डिग्री ऑफ माल्यूनेशन इस, हाँ, और यहाँ पर है कि मान लो ये फ्रैक्चर हो गया, ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया तो अपन इसको ट्रीट करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे या फिर ओपन रिडक्शन कर देंगे या फिर फिक्सेशन सॉरी इंटरनल फिक्सेशन अपन लगा देंगे, उस तरह से ट्रीट करेंगे। मान लो यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत एंगल बच गया, ये पूरी तरह से सीधी नहीं हुई, मान लो ये इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी होकर जुड़ गई, तो भी अपन को हैंड में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बाहर से अगर अपन देखेंगे तो पता नहीं लगा पाएंगे कि इसमें थोड़ा सा एंगुलेशन रह गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी मसल्स होती है। और अपन ने देखा है जो लोग जिम्स वगैरह में जाते हैं तो उनकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स कितनी मोटी मोटी होती है, तो उस कारण से अपन को ये कम देखने को मिलता है इसका एंगुलेशन। और ये थोड़ा एंगुलेशन रह जाता है ना, उसको अपन कहते हैं माल यूनियन। अब आता है इसका नेक्स्ट, वो है पैथो एनाटमी। अपन ने पहले एनाटमी देखी, अब देखेंगे इसकी पैथो एनाटमी। तो जो ह्यूमरस का जो फ्रैक्चर है ना, इसको अपन प्रोटोटाइप फ्रैक्चर भी कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इट्स अकर्स इन ऑल पैटर्न, ये काफ़ी सारे पैटर्न्स है जिसके अंदर हो सकता है। अपन ने एक पहले भी देखा था कि फ्रैक्चर अपन को किस किस तरह से देखने को मिल सकते हैं। तो जो ह्यूमरस का जो फ्रैक्चर है ना वो इस तरह से 5 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये ट्रांसवर्स, जिसमें अपन को ट्रांसवर्स दिख रहा है, उसके बाद ओब्लिक, ओब्लिक फ्रैक्चर दिख रहा है, उसके बाद स्पाइरल, स्पाइरल दिख रहा है, कॉम्बिनेटेड, कॉम्बिनेटेड अपन को दिख रहा है, उसके बाद सेगमेंटल, जिसमें अपन को 2 टुकड़े हो गए, इसके अंदर 2-4 टुकड़े हो गए, मतलब इस तरह से देखने को मिलता है। आप इसकी शेप देख के पता लगा सकते हो। ये अपन ने पहले की वीडियो में भी देखा था कि अपन ने जब पढ़ा था कि फ्रैक्चर किस किस तरह से हो सकते हैं, फ्रैक्चर के पैटर्न्स क्या होते हैं, वहाँ पर देखा था, आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। पहले अपन आप वीडियो सर्च करोगे तो वहाँ पर। उसके बाद है मे बी क्लोज्ड और ओपन, ट्रोमेटिक और पैथोलॉजिकल। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्चर है वो किस किस कारण से हो सकता है, या तो क्लोज्ड और ओपन, जो ट्रोमा वगैरह होता है उस कारण से हो सकता है, ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। ओपन मतलब तो ओपन जो एरिया है फ्रैक्चर के बाहर वो वाला एरिया, और क्लोज्ड मतलब एरिया क्लोज है और उसके अंदर का फ्रैक्चर। उसके बाद है ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक मतलब कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो गया या फिर पर्सन गिर गया तो उस कारण से किसी भी ट्रोमा के कारण कोई भी फ्रैक्चर। या फिर हो सकता है पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल में क्या होगा, मान लो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है अपनी बॉडी में, जिसके कारण से जो बोन्स है ना वो वीक हो गई है किसी भी डिजीज़ के कारण, या फिर किसी भी डिजेनरेटिव डिजीज़ के कारण बोन्स वीक हो गए और बोन वीक होने के कारण वो टूट गई। इसके बारे में अपन ने डिटेल से बात किया था पहले वाली वीडियो में। उसके बाद आता है तो डिस्प्लेसमेंट आर वेरिएबल। तो जो ह्यूमरस है ना जिसका फ्रैक्चर हो गया वो अनडिस्प्लेस्ड हो जाता है, मे बी अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, देयर में बी मार्केट एंगुलेशन और ओवरलैपिंग ऑफ फ्रैक्चर, इस तरह से हो सकता है। अनडिस्प्लेस्ड हो जाएगा, एंगुलेशन बन जाएगा और ओवरलैपिंग हो सकती है फ्रैगमेंट्स की, जो कि जो दोनों पार्ट टूटे हैं ना उनको अपन ने फ्रैगमेंट्स का है तो उसकी ओवरलैपिंग हो सकती है। अब अपन बात करते हैं इसके लेटरल एंगुलेशन की, लेटरल एंगुलेशन की। जिसका लेटरल एंगुलेशन होता है मतलब बाहर की तरफ इसका एक एंगल की तरह बन जाना, क्योंकि जो फ्रैक्चर होगा उसके बाद वो अपन ने देखा ना उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसके कारण उसका लेटरल एंगुलेशन होगा। ये काफ़ी कॉमन होता है और ये किस कारण से होता है, बिकॉज अबडक्शन ऑफ द प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट ऑफ द डेल्टोइड मसल। तो इस फिगर में समझते हैं, तो इस फिगर में क्या होना है, ये ह्यूमरस है तो ये इसका अपर फ्रेगमेंट है, जो फ्रैक्चर हुआ है ना इसका ऊपर वाला फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे डेल्टोइड है। तो डेल्टोइड क्या करेगी ना, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, मतलब यहाँ पे एरो देख सकते हो कि ये इस तरफ ले जा रहे हैं, तो इस कारण से इसका लेटरल एंगुलेशन अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है लेटरल एंगुलेशन, ओके। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है एंगुलेशन फर्दर इंक्रीज, एंगुलेशन हो गया लेकिन ये और ज़्यादा बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट है ना उसकी टेंडेंसी के कारण, उसकी टेंडेंसी कौन सी टेंडेंसी, कीप द लिम्ब बाय द साइड ऑफ हिज चेस्ट रिजल्टिंग अडक्शन ऑफ द डिस्टल फ्रेगमेंट। कि पेशेंट के जो भी पेशेंट या फिर जो भी पर्सन होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनको चोट लगी ना तो अपने जो उसका लिम्ब है ना उसको अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करते हैं, तो जिस कारण से अपना जो डिस्टल फ्रेगमेंट है ना उसका अबडक्शन होने के कारण उसका एंगुलेशन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ्टन डिस्ट्रक्शन अकर्स एट द फ्रैक्चर साइट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी।
इस पिक्चर समझते हैं कि यहाँ पे डेल्टोइड के कारण तो लेटरल एंगुलेशन हो गया, लेकिन ये एंगुलेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडेंसी टू कीप द आर्म क्लोज टू द बॉडी। सबकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जो आर्म को अपनी बॉडी के पास लेके आए, तो इस कारण से ये एंगुलेशन बढ़ जाता है। और ग्रेविटी के कारण थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि टूट गया, तो उसको ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ऊपर से अटैचमेंट नहीं है, तो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इस कारण से इसका जो एंगुलेशन है वो और भी ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है। अब बात आती है इसकी डायग्नोसिस की कि अपन जो फ्रैक्चर हुआ है शाफ्ट का उसका डायग्नोस कैसे करेंगे। इसका डायग्नोस सिंपल बिकॉज पेशेंट प्रेजेंट क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। इसका मतलब इजी है इसको डायग्नोस करना, क्योंकि जो पेशेंट है ना वो कुछ क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स लेके आता है इस कारण से। और रेडियल नर्व इंजरी होगी तो डिस्क ड्रॉप होगा, तो अपन डिस्क ड्रॉप देख के पता लगा सकते हैं कि रेडियल नर्व इंजरी हुई है। और रेडियल नर्व इंजरी कब होगी, जो कि जो शाफ्ट है ह्यूमरस का वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि अपन ने देखा ना जो शाफ्ट होता है वहाँ से रेडियल नर्व पास आउट होती है, वहाँ से निकलती है उस एरिया से, तो इस कारण से अपन को डिस्क ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। और डिस्क ड्रॉप से पता लगा लेंगे कि ये वाला फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद अपन करवाएंगे इसका एक्सरे। एक्सरे कौन सा करवाएंगे, होल आर्म इंक्लूडिंग शोल्डर एंड एल्बो। शोल्डर एल्बो का अपन उसके अंदर एक्सरे करवाएंगे जिससे अपन को पता लगेगा फ्रैक्चर के बारे में। ठीक है, उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट अपन पढ़ेंगे, एक तो होता है कंजर्वेटिव मेथड ट्रीटमेंट का, उसके बाद होता है ऑपरेटिव मेथड। इसमें अपन कंजर्वेटिव तरीके से ट्रीट करेंगे, इसमें ऑपरेशन करके अपन ट्रीट करेंगे। तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर अपन पहले देखते हैं दोनों को छोड़ के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट फ्रैक्चर यूनाइट इजिली। कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इजिली यूनाइट हो जाते हैं, मतलब दोनों की फ्रैक्चर की हीलिंग हो जाती है और वो जुड़ जाते हैं। एनाटोमिकली रिडक्शन नॉट नेसेसरी। तो इस तरह के जो फ्रैक्चर होते हैं ना जिसके अंदर अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसके अंदर अपन को रिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने आप स्टेबल रहते हैं वो फ्रैक्चर, और वो अपने आप हील हो जाते हैं। और सम डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलेशन एक्सेप्टेबल। और कुछ में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट एंड जो एंगुलेशन जो बनता है ना वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ट्रीटमेंट करेंगे इस तरह के वाले में जिसके अंदर एंगुलेशन ज़्यादा हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इसके अंदर मेथड आते हैं कंजर्वेटिव मेथड, और अपन यहाँ पे देखा था ऑपरेटिव मेथड। तो पहले अपन देखेंगे कंजर्वेटिव मेथड। तो कंजर्वेटिव मेथड्स के अंदर क्या होता है ना, अपन कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, अपन बाहर से जो हो सकता है अपन वो ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे उसको यूज स्लेब्स दे देंगे या हैंगिंग कास्ट दे देंगे, चेस्ट आर्म बैंडेज दे देंगे। चेस्ट आर्म बैंडेज होता है, ये कास्ट है, यहाँ पे स्लेब है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, यूज स्लेब क्या होता है ये अपन इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो पेशेंट है वहाँ पर ह्यूमरस है जिसका फ्रैक्चर हो गया, और यहाँ पे जॉइंट बना रहा है शोल्डर के साथ। कौन सा जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। ओके, तो यहाँ पे अपन ने ये इस तरह की शेप में आपको दिख रही है ना, ये होते हैं यू स्लेब। इस वाले फिगर में आप अच्छे से समझ पाओगे कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया और ये जो पाइप जैसा आपको दिख रहा है ना ये है यू स्लेब। ओके, तो अपन इसको किस तरह से लगाते हैं, ये प्लास्टर स्लेब है, तो उसके यहाँ पे लिखा हुआ है बेस ऑन द नेक ओवर द शोल्डर। ओवर द शोल्डर आप देख सकते हो, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, आर्म के लेटरल एस्पेक्ट पे, अंडर द एल्बो, एल्बो के अंडर, टू द मीडियल साइड ऑफ द आर्म, आर्म के मीडियल साइड। ठीक है, इस तरह समझ सकते हो आप, हैंड, शोल्डर, लेटरल एस्पेक्ट, उसके बाद एल्बो। तो इस तरह से घुमा के अपन को इस तरह से लेके आना है, आपने पिक्चर में अच्छे से देख लिया होगा। उसके बाद आता है ये अपन को क्या करवाता है, सपोर्टेड विथ ट्रायंगुलर सिलिंग। तो अपन ट्रायंगुलर सिलिंग देके इसको सपोर्ट करवाएंगे, तो इस तरह से जो फ्रैक्चर है वो यूनाइट हो जाएगा, फ्रैक्चर जुड़ जाएगा वो, अगर वो इसी पोजीशन में रहेगा तो। उसके बाद अपन इसको है ना रिमूव कर देंगे 6 to 8 वीक के बाद। ओके, क्योंकि फिर ये यूनाइट हो जाएगा तो अपन इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद जो अपना पेशेंट है ना वो उसके मूवमेंट कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 6 से 6 to 8 वीक्स से उसने कोई मूवमेंट नहीं किया, तो उसके मूवमेंट ठीक से हो नहीं पाएंगे, तो अपन को उसकी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। तो फिजियोथेरेपी के अंदर अपन क्या करवाएंगे, उसके शोल्डर की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे, जिस कारण से उसके रेंज ऑफ मोशन बने, वो मूवमेंट कर पाए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सर्कमडक्शन, ये सब वो पहले की तरह परफॉर्म कर पाए। उसके बाद आता है हैंगिंग कास्ट, सेकंड होता है हैंगिंग कास्ट।
तो हैंगिंग कास्ट के आप देख सकते हो इस तरह का हैंगिंग कास्ट है, यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है और अपन ने यहाँ पे कास्ट लगा दिया और यहाँ पे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया ताकि इसका हैंड इस तरह से रहे। तो अपन इसको यूज़ करते हैं लोअर थर्ड फ्रैक्चर में, अपन इसको यूज़ करते हैं। वेट ऑफ द लिम्ब एंड कास्ट इज सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइड नेसेसरी ट्रैक्शन भी अपन को मिल रहा है टू कीप द फ्रैक्चर अलाइंड, जिसके कारण जो फ्रैक्चर है वो अपनी अलाइन में रह पाए। उसके बाद आता है चेस्ट आर्म बेंडेज। एक बेंडेज है, ये तो अपन ने काफ़ी टाइम देखने को मिल जाता है। अगर आपने कभी फ्रैक्चर वाले पेशेंट को देखा होगा तो बहुत से लोग चेस्ट आर्म बेंडेज लगा के रखते हैं। तो आर्म इज स्ट्रेप्ड टू द चेस्ट, इमोबिलाइजेशन इज सफिशिएंट फॉर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इन चिल्ड्रन। ओके, उसके बाद आता है, ये तो हो गया चिल्ड्रन के अंदर लेस देन 5 ईयर एज। फिर इन अडल्ट अर्ली इमोबिलाइजेशन ऑफ द लिम्ब अपन करवाएंगे बाय यूजिंग कास्ट ब्रेस एंड फ्रैक्चर बिकम स्ट्रिक्टली। तो अपन इसको कंजर्वेटिव मेथड्स होते हैं, इसके अंदर अपन ने 3 पढ़े हैं और इस तरह से अपन इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके ऑपरेटिव मेथड्स की। ऑपरेटिव मेथड्स, तो अपन ऑपरेटिव मेथड्स क्यों कराते हैं कि अपन ने जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया तब वो ठीक से ट्रीट नहीं हो पाया फ्रैक्चर, वो उसकी हीलिंग नहीं हो पाई, उसका अपन ने ठीक से रिडक्शन नहीं कर पाया। तो इस कारण से अपन को ऑपरेटिव मेथड्स करवाने पड़ते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन अपन यूज़ करते हैं। जो फ्रैक्चर वाला जो एरिया है ना उसको ओपन करेंगे और उसका रिडक्शन करेंगे जिस एरिया पे फ्रैक्चर हुआ है उसका। उसके बाद अपन उसके अंदर इंटरनल फिक्सेशन लगा देंगे। तो ये अपन किस किस के थ्रू लगा सकते हैं, एक तो प्लेट्स के अपन थ्रू लगाते हैं, स्क्वेयर्स के थ्रू अपन इसको फिक्सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गए अपना ऑपरेटिव मेथड। सब अपन आगे देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर देखेंगे अपन नर्व इंजरी एंड डिले एंड नॉन यूनियन। नर्व इंजरी मतलब अपन ने देखा था कि वहाँ जो साप्टे वहाँ से रेडियल नर्व निकलते हैं, तो रेडियल नर्व की इंजरी हो जाएगी और डिले हो जाएगा जो फ्रैक्चर की, और नॉन यूनियन रहेगा मतलब वो ठीक से जिस टाइम में उसको ट्रीट होना था, उसको हीलिंग होनी थी फ्रैक्चर की, वो नहीं हो पाएगी, और नॉन यूनियन मतलब वो कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। तो इस तरह की अपनी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलती है, तो अपन अब देखेंगे उनको। नर्व इंजरी, तो नर्व इंजरी कैसे होगी, अपन पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 60% होते हैं यहाँ से रेडियल नर्व निकलती है, तो फ्रैक्चर होने के कारण ये भी डैमेज होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी इंजरी। तो रेडियल नर्व कॉमनली इंजर्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट, इसके शाफ्ट के फ्रैक्चर के कारण। तो इसके अंदर एक फ्रैक्चर होता है जिसका नाम है होल्स्टीन लेविस फ्रैक्चर। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये ह्यूमरस के फ्रैक्चर का एक स्पेशल टाइप है जिसके अंदर स्पाइरल फ्रैक्चर एट द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड डिस्टल थर्ड। तो मिडिल एंड डिस्टल थर्ड का जो जंक्शन होता है जहाँ पर ये होता है वहाँ तो अपन को स्पाइरल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। स्पाइरल फ्रैक्चर अपन ने देखा था इस तरह का होता है। तो अपन इसको जानते हैं किस नाम से, रेडियल नर्व पाल्सी के नाम से अपन इसको जानते हैं। और अगर मान लो वहाँ पे रेडियल नर्व इंजरी हुई है तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, पैरालिसिस। अपन ने पहले बात किया था कि रिस्ट ड्रॉप अपन को देखने को मिल सकता है, तो पैरालिसिस हो जाएगा रिस्ट का, फिंगर्स का, थम के एक्सटेंसार का, जिस कारण से रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। उसका जो रिस्ट का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा, उसका हैंड इस तरह से नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो और हो सकता है ब्रेकियोरेडियलिस एंड द स्पाइनेटर का। ओके, उसके बाद कुछ सेंसरी चेंजेस भी अपन को देखने को मिलेंगे इस कारण से। तो स्मॉल एरिया ऑन द रेडियल साइड ऑफ द बैक ऑफ द हैंड के बैक साइड पर जहाँ पे रेडियल साइड है वहाँ पे स्मॉल एरिया पर अपन को सेंसरी चेंजेस अपन को देखने को मिलेंगे। तो अपन इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि ये पहले अपन ने देख लिया कि नर्व इंजरी हो गई है, डिस्क ड्रॉप हो गया, तो अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे, कुछ सेंसरी चेंजेस भी हो गए तो इसका अपन ट्रीटमेंट करेंगे। 4 केसेस रिपोर्टिंग अर्ली, अगर जिसने जल्दी आके बता दिया इस सब के बारे में और ट्रीटमेंट का जल्दी स्टार्ट हो गया तो अपन क्या होगा, तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स, तो क्योंकि ये डिपेंड्स करता है ट्रीटमेंट हर कंडीशन में डिपेंड करता है कि इंजरी की कितनी हुई है, किस एरिया पे हुई है, किस तरह से हुई है, कि वो जल्दी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है फिर लेट उसका ट्रीटमेंट चला। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। तो एक्सेप्टेड टाइप ऑफ द नर्व इंजरी, और अगर क्लोज फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर है तो अपन क्या करेंगे, नर्व रिकवर से स्पॉन्टेनियसली अगर क्लोज है, और ओपन है एक्सप्लोरेशन इज यूजुअली रिक्वायर्ड। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा नर्व इंजरी का। तो अपन ने देखा था ना, अगर कोई अर्ली आ गया उसने जल्दी ट्रीटमेंट करा लिया तो उस कारण से उसमें तो अपन ट्रीटमेंट कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है नेग्लेक्टेड केस की बात करेंगे अब।
इसके अंदर व्हेन रिपेयर ऑफ द डिवाइडेड नर्व इज इम्प्रैक्टिकल टेंडन ट्रांसफर्स आर नीडेड। तो यहाँ पर टेंडन ट्रांसफर अपन को करना पड़ता है नेग्लेक्टेड केस में। तो अपन किस तरह से करेंगे, इसके अंदर एक टेक्निक है, वो है मॉडिफाइड जोन्स ट्रांसफर इज मोस्ट पॉपुलर। ये काफ़ी पॉपुलर है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, हेयर मसल्स ऑफ द फोरआर्म सप्लाइड बाय मीडियल एंड अल्नर नर्व्स, यहाँ पे पॉइंट ये कोमा लगा हुआ है, आर यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूटिंग रिस्ट एक्सटेंसर, फिंगर एक्सटेंसर एंड थंब अबडक्शन एक्सट्रक्शन। तो अपन कौन कौन से इसके अंदर टेंडन्स यूज़ करके अपन देखा ना, क्योंकि यहाँ पे टेंडन ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके थ्रू अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लांटर टेरिस का, उसके बाद फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस का, पाल्मेरिस लॉन्गस का, तो इससे रिलेटेड है। एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं नेग्लेक्टेड केस में टेंडन का ट्रांसप्लांट करके। उसके बाद आता है डिले एंड नॉन यूनियन। अगर कोई केस डिले है और नॉन यूनियन है, उसकी हीलिंग लेट हो रही है या फिर नॉन यूनियन फ्रैक्चर है, तो उसके अंदर क्या होगा, तो अगर मान लो मिड शाफ्ट का, होमरस का जो मिड शाफ्ट है, अगर वहाँ पर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है, अपन ने बात किया था ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बारे में, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डिले और नॉन यूनियन अपन को इस कंडीशन में देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के अंदर। और ये कॉज क्यों होता है नॉन यूनियन का, वो होता है इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन के कारण, और होता है डिस्ट्रैक्शन एट द फ्रैक्चर साइट ग्रेविटी वगैरह के कारण। तो इस कारण से दूर चले जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाते हैं, इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन के कारण ये नॉन यूनियन रह जाता है। इसका अपन को यूनियन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। और रिडक्शन तो अपन को ऑपरेशन करके करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कैसे रिडक्शन करेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर चले गए हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे अपन, ओपन रिडक्शन करेंगे, एरिया को ओपन करेंगे और रिडक्शन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर अपन यूज़ करेंगे इंटरनल फिक्सेशन का, उसके अंदर अपन यूज़ करेंगे प्लेट्स का, बोन ग्राफ्टिंग अपन कर देंगे। तो इस तरह से अपन इसका रिडक्शन कर देंगे और फिक्सेशन लगा देंगे, ताकि वहाँ जो एरिया है वो पास हो जाए और जल्दी हील हो पाए। सुटेबल इमोबिलाइजेशन यूजिंग, अपन कुछ सुटेबल इमोबिलाइजेशन भी अपन यूज़ करेंगे, जैसे यू स्लेब अपन यूज़ करेंगे, शोल्डर स्पाइक अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है डिले एंड नॉन यूनियन। तो यहाँ पर अपना ख़त्म होता है होमरस के शाफ्ट का फ्रैक्चर। इसके अपन ने 2 वीडियोस बनाई है। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था एनाटमी, अपन इसके अंदर पढ़ी पैथो एनाटमी, इसके अंदर पढ़ी अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा कि अपन इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कंजर्वेटिव मेथड अपन ने यूज़ किया, ऑपरेटिव मेथड अपन ने यूज़ किया। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस देखे, 2 कॉम्प्लिकेशंस अपन ने देखे, नर्व इंजरी देखी एंड डिले एंड नॉन यूनियन देखा। तो ये होता है फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द हुमरस।